फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने YouTube चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी भूमिका से अपन प्रारंभ करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन परंपरा और हिंदी साहित्य इतिहास की जो भूमिका है, प्रथम जो भूमिका है वहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास शब्द की उत्पत्ति इति प्लस है प्लस एस के योग से बनी है, जिसमें इति का अर्थ होता है समाप्ति। क्या होता है? समाप्ति। और है का अर्थ होता है निश्चित और एस का अर्थ होता है होना। इतिहास जो शब्द है वो इति प्लस है प्लस एस के योग से बना है। इति का अर्थ होता है समाप्ति, है का अर्थ होता है निश्चित और एस का अर्थ होता है होना। इतिहास का संबंध अतीत की वास्तविक और यथार्थ घटनाओं से है। इतिहास का संबंध अतीत की वास्तविक और यथार्थ घटनाओं से है। आगे अपन पढ़ते हैं, इतिहास के तथ्यों और घटनाओं के आधार पर युग विशेष का मूल्यांकन किया जाता है। इतिहास तथ्य और दृष्टिकोण, अनुसंधान और व्याख्या का सामंजस्य प्रस्तुत करता है। इतिहास न केवल अतीत के बारे में बताता है, बल्कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उसका पुनर्मूल्यांकन करता है और इसके साथ ही साथ भविष्य की कल्पना करता है। साहित्य का इतिहास, जो साहित्य शब्द है वो स प्लस हित प्लस ये प्रत्यय के योग से बना है। साहित्य शब्द स प्लस हित प्लस ये के योग से बना है, जिसमें ये प्रत्यय है। साहित्य के इतिहास में साहित्य की विकासमान परंपरा, उसके उद्भव से लेकर आज तक की स्थिति का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अर्थात साहित्य रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। आगे अपन स्टेटमेंट दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वो स्टेटमेंट अपन देखते हैं, क्या स्टेटमेंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट है। अब अपन पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? साहित्य लेखन में साहित्य की प्रगति, परंपरा, निरंतरता और विकास को पहचानना ही साहित्य के इतिहास का प्रयोजन है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्टेटमेंट दिया था कि साहित्य की प्रगति, परंपरा, निरंतरता और विकास को पहचानना ही साहित्य के इतिहास का प्रयोजन है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्टेटमेंट है। अब अपन पढ़ेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक और स्टेटमेंट दिया था। वो क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक और कथन है, साहित्य का इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं, वह काल स्रोत में बहे आते हुए जीवंत समाज की विकास कथा है। ग्रंथकार और ग्रंथ उस प्राण धारा की ओर सिर्फ इशारा करते हैं, वे ही मुख्य नहीं है। मुख्य है कि वह प्राण धारा जो नाना परिस्थितियों में गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आप को प्रकाशित कर रही है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्टेटमेंट है कि साहित्य का इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं, वह काल स्रोत में बहे आते हुए जीवंत समाज की विकास कथा है। ग्रंथकार और ग्रंथ
उस प्राण धारा की ओर सिर्फ इशारा करते हैं, वे ही मुख्य नहीं है। मुख्य है वह प्राण धारा जो नाना परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आप को प्रकाशित कर रही है। साहित्य के इतिहास में हम अपने आप को पढ़ने का सूत्र पाते हैं। ये दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्टेटमेंट दिया था। अब अपन आगे पढ़ेंगे इतिहास लेखन की परंपरा या पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है कालानुक्रम पद्धति, तीसरी है विधेयवादी पद्धति और चौथी है वैज्ञानिक पद्धति और पांचवी पद्धति है समाजशास्त्रीय पद्धति। ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ हैं। कौन सी? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति। आगे अपन पढ़ेंगे सर्वप्रथम वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति लेखकों और कवियों का परिचय उनके नाम के वर्ण के अनुसार यानी अल्फाबेट पद्धति के अनुसार किया जाता है। वर्णानुक्रम पद्धति में कवियों का जो परिचय है उनके नाम के वर्णानुसार यानी उनका जो नाम है उनके वर्णों के अनुसार अल्फाबेट के अनुसार यानी अल्फाबेट पद्धति के अनुसार किया जाता है। इस पद्धति में क नाम से प्रारंभ होने वाले कबीर और केशव का विवेचन एक साथ किया जाएगा, भले ही वे कालक्रम की दृष्टि से अलग अलग हो। यानी इस पद्धति में वर्णानुक्रम पद्धति में क नाम से प्रारंभ होने वाले कबीर और केशव का विवेचन एक साथ किया जाएगा, भले ही वे कालक्रम की दृष्टि से अलग अलग हो। पहला, गारसाद तासी व शिव सिंह सेगर ने इस पद्धति को अपनाया है। वर्णानुक्रम पद्धति को गारसाद तासी और शिव सिंह सेगर ने अपनाया है। वर्णानुक्रम पद्धति को गारसाद तासी और शिव सिंह सेगर ने अपनाया है। आगे अपन पढ़ते हैं वर्णानुक्रम पद्धति में जो दोष हैं वो कौन कौन से दोष हैं। वर्णानुक्रम पद्धति के दोष। इतिहास ग्रंथ साहित्य कोश बने। वर्णानुक्रम पद्धति में इतिहास ग्रंथ साहित्य कोश बनकर रह गए। अविकसित, अनुपयोगी और दोषपूर्ण पद्धति मानी जाती है। वर्णानुक्रम पद्धति अविकसित, अनुपयोगी और दोषपूर्ण मानी जाती है। काल प्रवाह का बोध नहीं होता है। वर्णानुक्रम पद्धति में काल प्रवाह का बोध नहीं होता है। अब अपन पढ़ेंगे कालानुक्रम पद्धति। दूसरी जो अपनी पद्धति है वो है कालानुक्रम पद्धति। कवियों व लेखकों का परिचय उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाता है। कालानुक्रम पद्धति में कवियों व लेखकों का परिचय उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाता है। जॉर्ज गियर्सन और मिस्र बंधुओं ने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया है। कालानुक्रम पद्धति को जॉर्ज गियर्सन और मिस्र बंधुओं ने अपनाया है, बल्कि वर्णानुक्रम पद्धति है। वर्णानुक्रम पद्धति को किसने अपनाया है? गारसाद तासी और शिव सिंह सेगर ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया है और कालानुक्रम पद्धति को जॉर्ज गियर्सन और मिस्र बंधुओं ने अपनाया है। आगे अपन पढ़ेंगे कालानुक्रम पद्धति के दोष। दोष क्या हैं कालानुक्रम पद्धति के? कालानुक्रम पद्धति के दोष। अतः ये ग्रंथ कविवृत्त संग्रह बनकर रह जाते हैं। इसमें युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में कवियों का विश्लेषण नहीं होता है। कालानुक्रम पद्धति के दोष। अतः ये ग्रंथ कविवृत्त संग्रह बनकर रह जाते हैं। इनमें युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में कवियों का विश्लेषण नहीं होता है। अब अपन पढ़ेंगे तीसरी जो अपनी पद्धति यानी इतिहास लेखन की, वो है विधेयवादी पद्धति। कौन सी? विधेयवादी पद्धति, जिसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विधेयवादी पद्धति इतिहास लेखन की सर्वाधिक उपयोगी और सर्वोत्कृष्ट पद्धति मानी गई है। विधेयवादी पद्धति को इतिहास लेखन की सर्वाधिक उपयोगी और सर्वोत्कृष्ट पद्धति मानी जाती है। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता बेनतेन महोदय हैं। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है? बेनतेन महोदय हैं, जो फ्रेंच विद्वान थे। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता बेनतेन महोदय हैं, जो कि फ्रेंच के विद्वान थे।
इतिहास लेखन में सूत्रपात इस विधि का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति को अपनाया था? यानी कि इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया था। विधेयवादी पद्धति में जाति, वातावरण और क्षण विशेष परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। विधेयवादी पद्धति में जाति, वातावरण, क्षण विशेष परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। आगे अपन देखेंगे विधेयवादी पद्धति के दोष क्या क्या हैं। साहित्यकार या काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं उनकी प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी गई। और ये कौन मानता है? ये हडसन का कथन है कि विधेयवादी पद्धति है वो साहित्यकार या काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं उनकी प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी गई है। किस पद्धति के द्वारा? विधेयवादी पद्धति के द्वारा। और ये कहना किसका है? हडसन का कथन है। आगे अपन पढ़ेंगे वैज्ञानिक पद्धति। चौथी अपनी पद्धति आती है इतिहास लेखन की, और वो है कौन सी? वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में तथ्य, शोध, क्रमबद्धता, तटस्थता व निरपेक्ष पर आधारित पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति तथ्य, शोध, क्रमबद्धता, तटस्थता और निरपेक्षता पर आधारित पद्धति है। यानी तथ्य, शोध, क्रमबद्धता, तटस्थता, निरपेक्षता और वैज्ञानिकता पर आधारित पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। आगे अपन देखते हैं वैज्ञानिक पद्धति के अंदर वैज्ञानिक विधि में इतिहास तथ्य संकलन न होकर व्याख्या एवं विश्लेषण की अपेक्षा भी करता है। यानी इस विधि में इतिहास तथ्य संकलन न होकर व्याख्या एवं विश्लेषण की अपेक्षा भी करता है। व्याख्या व विश्लेषण इस पद्धति में होता है। किस पद्धति में व्याख्या और विश्लेषण होता है? वैज्ञानिक पद्धति से। आगे अपन पढ़ेंगे समाजशास्त्रीय पद्धति। इतिहास लेखन की समाजशास्त्रीय पद्धति। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित पद्धति कौन सी है? समाजशास्त्रीय पद्धति मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित पद्धति है। इस पद्धति में समाज और व्यक्तित्व यानी व्यक्ति का इसमें योग है। निष्कर्ष क्या है? विधेयवादी समाजशास्त्रीय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की सांस्कृतिक चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास पर आधारित दृष्टि इतिहास संतुलित इतिहास लेखन कहलाता है। निष्कर्ष इन पद्धतियों का निष्कर्ष क्या निकला? विधेयवादी प्लस यानी कि समाजशास्त्रीय और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की सांस्कृतिक चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास पर आधारित दृष्टि इतिहास संतुलित इतिहास लेखन कहलाता है। अब अपन पढ़ेंगे इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री। सर्वप्रथम साहित्य इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री कौन सी है? वार्ता साहित्य। और वार्ता साहित्य में भी अपन पढ़ेंगे 84 वैष्णव की वार्ता। इसके राइटर्स कौन हैं? गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता किसने लिखी थी? गोकुलदास ने लिखी थी। कब? 1625 विक्रम संवत में लिखी थी। इसमें वल्लभाचार्य की 84 शिष्यों का वर्णन किया गया है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है। और किसने लिखी थी? गोकुलनाथ ने लिखी थी। सन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं कि सन पूछी जाती है। तो 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलदास ने लिखी थी, जिसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन किया गया है। दूसरा जो वार्ता साहित्य है वह है 252 वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णव की वार्ता ये भी किसने लिखी थी? गोकुलनाथ ने लिखी थी। इसमें विठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन किया गया है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है, वहीं 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन मिलता है। और ये किसने लिखी थी? गोकुलनाथ ने लिखी थी। अब अपन देखेंगे भक्तमाल। भक्तमाल के जो लेखक हैं वो नाभादास है। भक्तमाल किसने लिखी थी? नाभादास ने लिखी थी। कब लिखी? 1642 विक्रम संवत में लिखी थी। भक्तमाल किसने लिखी? नाभादास ने लिखी। 1642 विक्रम संवत में लिखी थी।
भक्तमाल में 316 छपे छंद हैं। भक्तमाल में 316 छपे छंद हैं और भक्तमाल में 200 राम भक्त कवियों का वर्णन किया गया है। भक्तमाल जो रचना है नाभादास की, इसमें 316 छपे छंद हैं और साथ में 200 राम भक्त कवियों का वर्णन भी इसमें मिलता है। भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन भी किया गया है। भक्तमाल के राइटर्स कौन हैं? नाभादास हैं। भक्तमाल में 316 छपे छंद हैं, 200 राम भक्त कवियों का इसमें वर्णन किया गया है। भक्तमाल में 316 छपे छंद हैं, 200 राम भक्त कवियों का वर्णन किया गया है और भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन भी देखने को मिलता है। आगे अपन पढ़ते हैं तो भक्तमाल नोट, और नोट लगा के मैंने लिखा है इसमें, जो भक्तमाल है नोट। भक्तमाल रचना के टीकाकार, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भक्तमाल रचना के टीकाकार कौन हैं? तो प्रियादास हैं। कौन है? प्रियादास। भक्तमाल रचना के टीकाकार कौन है? प्रियादास। भक्तमाल नामावली किसने लिखी थी? ध्रुवदास ने लिखी थी। भक्त नामावली किसने लिखी थी? ध्रुवदास ने लिखी थी। भक्त नामावली में 116 भक्तों का संक्षिप्त विवरण 1698 विक्रम संवत में प्रस्तुत किया गया है। भक्त नामावली किसने लिखी थी? भक्तमाल किसने लिखी थी? भक्तमाल नाभादास ने लिखी। और भक्त नामावली पूछी जाए तो ध्रुवदास ने लिखी थी। इसमें 116 भक्तों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। आगे अपन पढ़ेंगे कालिदास हजारा। और कालिदास हजारा किसने लिखी थी? ये लिखी थी कालिदास त्रिवेदी ने। कालिदास हजारा किसने लिखी? कालिदास त्रिवेदी ने लिखी। कालिदास हजारा में 212 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह है और ये 1755 विक्रम संवत में प्रस्तुत किया गया था। कालिदास हजारा किसने लिखी? कालिदास त्रिवेदी ने लिखी। कालिदास हजारा में 212 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह किया गया है जो 1755 विक्रम संवत में प्रस्तुत किया गया है। आगे अपन देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, अगली जो रचना है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब यानी गुरु ग्रंथ साहिब है, इसके संकलनकर्ता कौन है? गुरु अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है? गुरु अर्जुन देव हैं। इसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर, नानक, रैदास, नामदेव, मीरा, गुरु नानक आदि संतों के पद संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है? गुरु अर्जुन देव हैं। इस ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में कबीर, नानक, रैदास, नामदेव, मीरा, गुरु नानक आदि संतों के पद संकलित हैं। अब अपन पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रथम परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रथम प्रयास किसने किया था? गारसा दत्तासी ने किया था। और गारसा दत्तासी फ्रेंच विद्वान थे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का प्रथम प्रयास गारसा दत्तासी ने किया, जो कि फ्रेंच विद्वान थे। और गारसा दत्तासी ने ग्रंथ कौन सा लिखा था? इस्तवार द ला लिटरेतूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। गारसा दत्तासी सर्वप्रथम जिसने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रथम परंपरा का यानी कि प्रथम ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में, गारसा दत्तासी ने, जो कि फ्रेंच विद्वान थे। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो लिखा था इस्तवार द ला लिटरेतूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। और इसमें एंदुई का अर्थ है हिंदी और हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदुस्तानी, हिंदू प्लस उर्दू, यानी उर्दू हिंदी, हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदी प्लस उर्दू और एंदुई का अर्थ है हिंदी। एंदुई का क्या अर्थ है? हिंदी। जिसमें एंदुई का अर्थ है हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त हिंदी और हिंदुस्तानी का अर्थ होता है मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त हिंदी।
फिर से देखो, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का प्रथम प्रयास गारसा द तासी ने किया, जो कि फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा था, जिसमें एंदुई का अर्थ होता है हिंदी भाषा में यानी हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त हिंदी, और हिंदुस्तानी का अर्थ है मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त हिंदी। गारसा द तासी ने कुल 738 कवियों का वर्णन किया। गारसा द तासी ने अपने ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी में 738 कवियों का वर्णन किया, और जो इन्होंने अपने ग्रंथ की जो भाषा अपनाई वो फ्रेंच भाषा यानी फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। गारसा द तासी ने अपना ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा था। पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा था। अंग्रेजी वर्णानुक्रम अनुसार यानी अल्फ़ाबेट पद्धति में लिखा गया ग्रंथ था। गारसा द तासी ने अपना जो ग्रंथ लिखा था वो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा, यानी अंग्रेजी के जो वर्ण अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ये ग्रंथ लिखा गया। यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ। गारसा द तासी द्वारा लिखा गया ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी जो ग्रंथ था वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम संस्करण यानी 1839, और इसी प्रथम संस्करण का द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। फिर द्वितीय जो संस्करण लिखा था वो यानी द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था 1871 में। आगे अपन पढ़ते हैं इसका मुद्रण किसका? गारसा द तासी द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ का मुद्रण पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से किया गया। गारसा द तासी द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ था, इस ग्रंथ का मुद्रण पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से किया गया था। आगे अपन पढ़ते हैं, आगे अपन देखते हैं गारसा द तासी ने जो ग्रंथ लिखा था सन 1848 ईस्वी में दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन द्वारा तबका तू सुअरा नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया गया। गारसा द तासी द्वारा लिखा गया ग्रंथ लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, उस ग्रंथ को सन 1848 में दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन द्वारा तबका तू सुअरा नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया गया। कुल कवि की इसमें थे 738, इनमें से हिंदी के केवल 72 कवियों का वर्णन किया गया है। गारसा द तासी ने जो ग्रंथ लिखा था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, उसमें कुल 738 कवियों का वर्णन किया, और जिसमें हिंदी के केवल 72 कवियों का वर्णन किया गया है। बाकी उर्दू के कवियों का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास किया था किसने? गारसा द तासी ने। हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया? गारसा द तासी ने किया था। इस्तवार द ला लिटरेचर का हिंदी में अनुवाद 1952 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में किया था। गारसा द तासी ने ग्रंथ लिखा था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, उस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद सर्वप्रथम लक्ष्मी सागर वासने ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में इसका यानी कि हिंदी में अनुवाद किया था। हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया था। आगे अपन पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य इतिहास माना जाता है किसको? यानी इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी को हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ माना जाता है, तथा तासी को प्रथम इतिहासकार माना है किसने? नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य इतिहास गारसा द तासी द्वारा लिखा गया ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी तथा तासी को प्रथम इतिहासकार माना है किसने?
नलिन विलोचन शर्मा ने। अब इस ग्रंथ के जो दोष थे वो अपन देखते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित ग्रंथ है, ये इसमें दोष था। और काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया किसने, गारसा दत्तासी ने इस ग्रंथ में। हिंदी के अतिरिक्त कवियों उर्दू को भी शामिल किया गया, यानी हिंदी के अतिरिक्त जो कवि उर्दू के थे उनको भी शामिल किया गया इस ग्रंथ में। इस ग्रंथ में प्रथम कवि गारसा दत्तासी ने प्रथम कवि अंगद को माना है और अंतिम जो कवि है वो हेमंत को माना है। 738 कवियों में गारसा दत्तासी ने प्रथम कवि अंगद को माना और अंतिम कवि इसको माना है, हेमंत को माना है। आगे दूसरा इतिहास जो लिखा है वो शिव सिंह सेगर ने लिखा था। किसने लिखा था? शिव सिंह सेगर ने लिखा था। कौन सा? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेगर ने लिखा ग्रंथ शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखा था। शिव सिंह सेगर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखा था। इसकी भाषा क्या थी? हिंदी। शिव सिंह सेगर ने शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखा जिसकी भाषा हिंदी थी। कवियों की संख्या 1000। शिव सिंह सेगर का जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, इस शिव सिंह सरोज ग्रंथ में कवियों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 1000 थी। प्रकाशन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में इस ग्रंथ का शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है इस ग्रंथ का प्रकाशन 1883 में हुआ था। और ये जो ग्रंथ है ये भी वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित ग्रंथ है, यानी गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेगर ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज ग्रंथ है, जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया है शिव सिंह सरोज द्वारा, शिव सिंह सेगर द्वारा। आगे अपन पढ़ते हैं। भारतीय विद्वान का प्रथम ग्रंथ शिव सिंह सरोज है, यानी भारतीय विद्वान ने जो प्रथम इतिहास साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा था वो कौन सा है? शिव सिंह सरोज ग्रंथ है। लगभग 1000 कवियों का इसमें वर्णन किया गया है। शिव सिंह सेगर द्वारा शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ लिखा गया है इसमें 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। आचार्य शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह कहा है। किसको? शिव सिंह सरोज ग्रंथ को। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेगर का शिव सिंह सरोज ग्रंथ है। हिंदी भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया जो साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ है वो शिव सिंह सेगर है, और जो किसने लिखा था? शिव सिंह सरोज ने लिखा था। और इम्पोर्टेंट जो बिंदु है वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इतिहास लेखन में इसे महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु माना है। शिव सिंह सेगर द्वारा लिखा गया ग्रंथ शिव सिंह सरोज है, इसको इतिहास लेखन में इसे महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु माना गया है। इसमें दोष क्या हैं? कालानुक्रम पद्धति पर आधारित ग्रंथ है। काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास इसमें नहीं किया गया है। कवियों के रचना काल विवरण को तो लिखा परंतु वर्तमान में अधिकांश अविश्वसनीय है। फिर से देखो, यानी कि इतिहास लेखन में इसे महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु माना गया है। किस ग्रंथ को माना गया है इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु? शिव सिंह सेगर द्वारा शिव सिंह सेगर द्वारा लिखा गया ग्रंथ शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज ग्रंथ के अंदर जो दोष हैं वो क्या क्या हैं? वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित ग्रंथ है, ये दोष है। काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास इस ग्रंथ में नहीं किया गया है शिव सिंह सेगर द्वारा। कवियों के रचनाकाल विवरण को तो लिखा परंतु वर्तमान में अधिकांश अविश्वसनीय हैं। अब अपन पढ़ेंगे जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन को अब अपन पढ़ेंगे। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन, पूरा नाम क्या था? जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रंथ लिखा था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। जॉर्ज गियर्सन ने जो ग्रंथ लिखा था, यानी जॉर्ज गियर्सन किसके शिष्य थे? कर्नल टोड के ये शिष्य थे। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन किसके शिष्य थे? कर्नल टोड के।
गियर्सन ने ग्रंथ लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस ग्रंथ की भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है? जो जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1888 में जॉर्ज गियर्सन द्वारा लिखा गया ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में प्रकाशित हुआ था। 1889 ईस्वी में स्वतंत्र रूप में प्रकाशित हुआ था। जॉर्ज गियर्सन द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है ये कालानुक्रम पद्धति पर आधारित है। और कालानुक्रम पद्धति क्या होती है? जन्म तिथि के आधार पर कवियों का इसमें परिचय दिया जाता है। कुल कवि इस ग्रंथ में कितने थे? 952, और कुल कवि 952 कवियों का इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो ग्रंथ लिखा गया है ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो ग्रंथ लिखा गया है इसमें कुल कवि 952 कवियों का इसमें वर्णन किया गया है। और इसको भी आचार्य हजारी प्रसाद ने बड़ा कविवृत संग्रह कहा है। आगे अपन पढ़ते हैं इसी ग्रंथ के बारे में। तो हमें जानकारी जो मिलती है वो है हिंदी अनुवाद। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त ने। जॉर्ज गियर्सन द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है मॉडर्न द वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो ग्रंथ है इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया। और किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जॉर्ज गियर्सन ने लिखा था। कौन मानते हैं? किशोरी लाल गुप्त मानते हैं कि सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जॉर्ज गियर्सन ने लिखा था। और ये कौन मानते हैं? किशोरी लाल गुप्त ऐसा मानते हैं कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला जो इतिहास ग्रंथ लिखा था जॉर्ज गियर्सन ने, मॉडर्न द वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान, उसको यानी कि किशोरी लाल गुप्त है वो ये मानते हैं कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। गियर्सन का योगदान। गियर्सन का योगदान। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा? स्वर्ण युग कहा। पहली बार नामकरण और काल विभाजन का प्रयास किसने किया था? जॉर्ज गियर्सन ने पहली बार हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का नामकरण और काल विभाजन किया था। यानी साहित्य इतिहास लेखन का पहली बार नामकरण और काल विभाजन का प्रयास किया किसने? जॉर्ज गियर्सन ने। साहित्य लेखन को 12 अध्यायों में बांटा। कई पुस्तकों में 11 भी लिखा हुआ है, लेकिन सही इन्होंने साहित्य इतिहास को 12 अध्यायों में बांटा था। गियर्सन का योगदान। भक्ति काल को स्वर्ण युग का जॉर्ज गियर्सन ने। पहली बार नामकरण और काल विभाजन का प्रयास किया किसने? जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने। साहित्य इतिहास को 12 अध्यायों में बांटा। आदिकाल को चारण काल नाम दिया किसने? जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया था। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम साहित्यकार गियर्सन है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम जो साहित्यकार हैं वो कौन है? जॉर्ज गियर्सन है। कौन है? जॉर्ज गियर्सन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम साहित्यकार गियर्सन है। दोष क्या है इस ग्रंथ में भी? काल विभाजन व नामकरण में मनमानी की। गियर्सन ने काल विभाजन व नामकरण में मनमानी की। हिंदी साहित्य का काल विभाजन गियर्सन के अनुसार क्या है? चारण काल। चारण काल 700 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक माना। 15वीं सदी को धार्मिक सुधार काल माना। दूसरा, इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, चारण काल प्रथम काल माना। 700 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा। जायसी की प्रेम कविता। तीसरा जो इन्होंने विभाजन किया वो किया जायसी की प्रेम कविता। और चौथा
ब्रज का कर्षण संप्रदाय 1500 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक, फिर मुगल दरबार, फिर तुलसीदास, और फिर इन्होंने रीति काव्य बताया 1500 ईस्वी से लेकर 1692 ईस्वी तक। रीति काव्य 1500 ईस्वी से लेकर 1692 ईस्वी तक का बताया। तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि 1600 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक। 18वीं शताब्दी इसने नोवा काल विभाजन किया, और फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, फिर विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और विविध कवि। यानी इसको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता, बहुत कम चांस होते हैं कि पूछा जाता है। अब महत्वपूर्ण कथन अपन देखते हैं गियर्सन के। भक्ति आंदोलन को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा। किसने कहा था? गियर्सन ने भक्ति आंदोलन को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा था। गियर्सन ने पहली बार भाषा की दृष्टि से संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को अलग किया। किसने? गियर्सन ने। हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषा के कवियों को अलग किया। जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषा के कवियों को अलग किया था। और इम्पोर्टेंट कथन जो एग्जाम में पूछा जाता है, तुलसीदास को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवतार माना। किसने? गियर्सन ने। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने तुलसीदास को लोकनायक की संज्ञा दी, और साथ में महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवतार माना है तुलसीदास को। किसने? जॉर्ज गियर्सन ने। आगे अपन पढ़ते हैं मिस्र बंधुओं का इतिहास। मिस्र बंधुओं का इतिहास। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे मतलब ये करवाऊं या रहने दूं। कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।